हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माइनिंग बिल्ला में आप सभी का फिर से। अगर चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो हमें जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे, आप वीडियो मिस करोगे। तो आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ EMT यानी एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, धीरे धीरे तीनों कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वॉल्यूम 1 का पहला चैप्टर यानी कि जो है जियोलॉजी है ना। तो जियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरू करना इन करेंगे वॉल्यूम 3 में। तो सबसे पहला जो हमारा वॉल्यूम 1 में डिफिनेशन दिया गया था माइनिंग का, तो इसमें लिखा था कि माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकैवेटिंग मिनरल ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग माइनिंग जो करते हैं ना, जो मिनरल को जो हम लोग निकालते हैं, एक्सकैवेटिंग करते हैं मिनरल्स का, वो इकोनॉमिकल वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो माइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे जो मिनरल्स माइनिंग के भाषा में बोला जाए, मिनरल हर किसी को नहीं गिनेंगे हम लोग। अगर वो हमारे लिए वैल्यूएबल होगा, अगर हम 10 रुपये में इसको निकाल रहे हैं और हमारा 12, 15, 20 में बिक रहा यानी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तभी हम लोग उसको मिनरल बोलेंगे, सिर्फ माइनिंग के भाषा में। नॉर्मली में तो सभी मिनरल्स हैं जिसको बेच सकते हैं, यानी कि जिससे हमारा पैसा मिल सकता है, जिसका कोई काम होता है। बहुत सारे मिनरल है जैसे कि हेपेटाइट, आयरन का है और है, वो सब क्या होता है, हम लोग उससे आयरन से बहुत कुछ बनाते हैं। तो उस तरह से नज़र में देखा जाए तो सारे मिनरल, लेकिन माइनिंग के पर्पज से देखा जाए तो इकोनॉमिकल वैल्यू होगा वही मिनरल कहलाएगा, ठीक ना। तो इसको कहाँ से हम लोग निकालते हैं? फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। आदमी अपने फायदे के लिए इसको अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। ये ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़िएगा ना, उसमें होगा आपका क्रस्ट, मेंटल और एक है, उसको मैं वीडियो नेक्स्ट यानी आपका इसका पार्ट 1 एक ही में डाल नहीं सकते, लिंक बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 जियोलॉजी का 2 पार्ट बनाएंगे, उसमें हम डालेंगे उसको, है ना। तो सिंपल सी बात है, माइनिंग में जो है ना, हम लोग नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं। नेचर ने हमें बना कर दे दिया है, ये पूरा दुनिया बना के दिया है। अब उसमें हम लोग उंगली करते हैं, जाके ब्लास्टिंग करते हैं, तो अंदर में ब्लास्टिंग करते करते हुए ड्रिफ्ट बनाते हैं, गैलरी बनता है अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में पूरा नेचर का तो धज्जिया उड़ा देते हैं हम लोग, तो नेचर के अगेंस्ट काम करते हैं। और सिंपली भाषा में यही बोल सकते हैं, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सकेवेटिंग मिनरल्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड्स, और वी वर्क अगेंस्ट द नेचर, है ना। हम लोग नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो माइनिंग का परिभाषा यही हो जाता है। आप इतना में आप माइनिंग का परिभाषा काफ़ी है, क्योंकि हम लोग को गवर्नमेंट माइनिंग सदर का एग्जाम में देना रहता है, उतना नहीं पूछता, तो बस थोड़ा थोड़ा लेंगे जो कि ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो माइनिंग की परिभाषा में तो और बहुत कुछ हो जाएगा, फिलहाल इतना काफ़ी है। तो जियोलॉजी के बारे में फिर इसका परिभाषा में देखा जाए तो जियोलॉजी चैप्टर हमारा जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी भी देख लेते हैं। जियोलॉजी, दी वर्ड जियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ द अर्थ, यानी जियोलॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है साइंस ऑफ द अर्थ एंड डील्स विद द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी नेचर के साथ हम लोग डील करते हैं, और ये हमारा जो अर्थ है कैसे बना है और बना है किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, आप लोग सभी जानते होंगे। पानी है, हवा है, पत्थर है, सबका इम्पोर्टेंस हर जगह है ना। तो जियोलॉजी भी हमारा इस तरह से डिफिनेशन छोटा सा कर सकते हैं हम लोग। अब चलते हैं रॉक के बारे में। अगर डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में होंगे, अब आपका चैप्टर अगर होगा, और होता ही है, पेट्रोलॉजी करके होता है, उसमें पूरे रॉक के बारे में बताइए, अलग से चैप्टर है रॉक के बारे में। तो इसमें पहला चैप्टर में रॉक के बारे में दिया हुआ था, है ना। तो रॉक भी जान लेते क्या है, बहुत कुछ है रॉक में। तो रॉक्स आर composed of minerals. Some rocks are mono minerals composed of one mineral only, while most of the rock multi। यानी बोला जा रहा है कि रॉक्स जो है, रॉक्स के अंदर मिनरल्स होते हैं। आप जब कोयला तो रॉक है ही, मेटामॉर्फिक रॉक है। आयरन के बारे में हेपेटाइट सुने होंगे, उसका आयरन और है, तो उसके अंदर हमारा जो है ना मेटल छुपा रहता है, यानी आयरन मेटल छुपा रहता है। तो वही बोल रहा है कि रॉक के अंदर एक रॉक में 3-4 मिनरल मिल सकते हैं, या तो फिर एक ही मिनरल मिल सकते हैं, है ना। कंजिस्टिंग ऑफ मोर देन वन मिनरल स्पेसिफाई एज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स। अब इसका रॉक्स का टाइप कितने होते हैं वो जान लेते हैं, यहां से मजा आएगा। क्या है? अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब रॉक बना है,
एक के बाद एक बना, एक के बाद एक बना, कैसे बना वो भी बताऊंगा। तो उसी के रिगार्डिंग उसी में कैटेगराइज किया गया है। 3 तरह के मेजर रॉक्स होते हैं हमारे यहाँ। पहला है इग्नियस, इसको प्राइमरी रॉक हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स, और इसको सेकेंडरी रॉक बोल सकते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक से ही सेडिमेंट्री बनता है, सेडिमेंट्री से ही मेटामॉर्फिक बनता है। कैसे बनता है वो प्रोसेस में बताता हूँ। तो ये 3 तरह के रॉक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक बनता है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो पहले इग्नियस रॉक के बारे में जान लेते हैं। दीज आर द रॉक्स फॉर्म बाय द सोलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा आइदर अंडर नीथ द सरफेस या एबव इट। इसका बोलने का यही तात्पर्य है कि जब मैग्मा जो है जमीन के अंदर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई प्रेशर जब उसमें क्रिएट होता है, वो जमीन का लेयर को फाड़ के ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, अब कितना गहराई पर है, हो सकता है 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, कितना भी गहराई में हो सकता है वो। तो वो मैग्मा जब लावा बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है। जब कोई मैग्मा इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा सरफेस है, हमारा मैग्मा यहाँ है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा क्रिएट और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये फटेगा, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इधर क्रैक करेगा, इधर क्रैक करेगा, इधर क्रैक करेगा, इधर क्रैक करेगा, जिधर इसको वीक मिलेगा, वीक सरफेस उधर क्रैक करते हो, और कुछ इधर से करते हो बाहर निकल जाएगा। मैग्मा हमारा इस तरह से बाहर निकलने लगा है। अब मैग्मा बाहर निकलता है तो फिर यहाँ से निकलते थे सरफेस में आता है। तो इसमें हमारा 2 चीज़ होता है। पहला, एक जो इधर ही जगह नहीं मिला तो पूरा सरफेस में नहीं आ पाया, एक इधर गया, ये धीरे धीरे कूल होता है और जम जाता है ना। और कुछ सरफेस से गया, सरफेस में कुछ कूलिंग हुआ। तो पहला जो रॉक हमारा कूलिंग के बाद होता है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या कूलिंग ऑफ मैग्मा बोल सकते हैं। तो अगर वो सरफेस में जाके कूल होता है, एक पत्थर का रूप लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। पहला जो स्टेज होता है बनने का, पहला इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, और सेडिमेंट्री कैसे बनता है, मेटामॉर्फिक कैसे बनता है, आगे बताऊंगा। पहले इग्नियस के बारे में। तो इग्नियस रॉक अगर सरफेस पर बना हमारा, तो इग्नियस रॉक का 2 टाइप है, एक इंट्रूसिव एक एक्सट्रूसिव, है ना। तो अगर अंदर में बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रूसिव। इसको क्लियर करते फिगर का रहना जरूरी है, इसलिए इसको नहीं करते ना फिर बनाना पड़ेगा, है ना। तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो हम समझ गए, अब जो मैग्मा हमारा निकल रहा है सरफेस पे निकल रहा है और कुछ अंदर में ही रह जा रहा है, सरफेस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब वो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा, कूल होगा, उसके बाद सॉलिड का रूप लेगा वो। ठीक है, तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। तो इग्नियस रॉक बन गया। और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ये 2 टाइप का है इग्नियस रॉक। पहला है इंट्रूसिव रॉक, है ना। ये सरफेस के अंदर कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है। जैसे कि आपका डाइक और सिक मिलता है ना माइनिंग करते समय, वो आपका इंट्रूसिव रॉक है ना। और जो सरफेस में बाहर चल जाता है वो सब एक्सट्रूसिव रॉक है। तो यही मैंने लिखा, विच आर फॉर्म अंडरनीथ द सरफेस। इसको मिटा देते हैं, ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि जमीन के अंदर सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हुआ है तो वो इंट्रूसिव रॉक होगा। अब एक्सट्रूसिव की बात की जाए, दे आर ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा अबव द सरफेस, यानी सरफेस पे अब हमारा हुआ, ये हमारा सरफेस से मैग्मा निकला, इधर जाके पिघला उगला, इधर कूल हुआ, इधर उसका सॉलिड का रूप लिया, तो ये हमारा हो गया एक्सट्रूसिव। दिस इज ऑल्सो नोन एज वोल्केनिक रॉक। इसको वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, है ना। एक्सट्रूसिव को क्या बोल सकते हैं, वोल्केनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। चलिए, आप इंजीनियर्स के बारे में समझ गए। अंदर में रहेगा तो क्या बोलेंगे, बाहर में अगर सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हुआ तो क्या कहलाएगा। 2 टाइप से बांटा गया है। और कैसे बनता है, मैग्मा से बनता है, सारा का सारा मैग्मा है। और मैग्मा के अंदर ही सारे मिनरल्स होते हैं। वो मैग्मा जब बाहर आता है तो इंजीनियर्स रॉक बनते हैं, उसी में सारे मिनरल्स रहते हैं, उसी को हम लोग निकालते हैं माइनिंग करते हुए। मेटल का जितना भी है सारा उसी से निकालते हैं। और कोयला कैसे बना उसके बारे में जानना है तो हम बताएंगे, लेकिन इस चैप्टर में कोल के बारे में नहीं दिया गया है, उसको अलग से बनाएंगे। इंस्यूट है, ड्रिफ्ट है, क्या क्या होता है। अब डेप्थ के अकॉर्डिंग भी कुछ दिया गया है।
ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन इंट्रूसिव रॉक्स आर टू टाइप्स। पहले इग्नियस रॉक का दो टाइप था, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब हमारा जो इंट्रूसिव का भी दो टाइप है, डेप्थ, क्योंकि वो सरफेस के अंदर में कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होता है, तो इसलिए ये रॉक डेप्थ के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। तो पहला है हमारा प्लूटोनिक रॉक और दूसरा है हाइपरबाइसाइल रॉक्स। तो प्लूटोनिक के बारे में बोला जा सकता है विच और फॉर्म एट वेरी ग्रेट डेप्थ, EAT होगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट डेप्थ, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा डेप्थ में अगर सॉलिडिफिकेशन और कूलिंग हुआ गया है तो उसको प्लूटोनिक रॉक में बोल सकते हैं। और हाइपरबाइसाइल को क्या बोल सकते हैं, सेलो डेप्थ में अगर हुआ है उसका कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन तो उसको हम लोग हाइपरबाइसाइल रॉक्स बोल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल लिए इग्नियस रॉक का हम लोग। तो इग्नियस रॉक जो हम लोग पढ़ लिए क्या है, कैसे बनता है और टाइप क्या है, उसके भी टाइप क्या है, क्लियर हो गया इग्नियस रॉक। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए, ग्रेनाइट, सिनाइट, नेफेलाइन, एनर्थोसाइट, ग्रेंडोडियोराइट, गैब्रो, पीरियोडोलाइट, कार्बोनोलाइट, यानी ये सब एग्जाम्पल है आपके इग्नियस रॉक के, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है, एक्सेट्रा। ये इतने नहीं और भी है, तो मैंने कुछ लिखा है। इग्नियस रॉक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, जितना हमें माइनिंग में पढ़ना चाहिए था उतना है। अगर आप लोग चाहते बहुत ज़्यादा डीपली पढ़े तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा और वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं है। माइनिंग में ज़्यादा जरूरत नहीं, हम लोग जियोलॉजी से रिलेटेड हम लोग को कुछ करना नहीं, हम लोग को सुपरविजन का काम दिया जाता है, काम करवाने का, तो हम लोग के लिए इतना काफ़ी है। और बुक में ही भी इतना ही दिया था, इतना नहीं दिया था, कुछ एक्स्ट्रा मैंने लिख लिया है। मैंने सोचा कि बता ही देता हूँ पूरा का पूरा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इग्नियस रॉक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझोगे तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब बात की जाए सेडिमेंट्री रॉक यानी दूसरा रॉक, तो पहले जान लेते ये बनता कैसे है ना। तो मैग्मा तो अंदर में था भाई, ये फटा, सरफेस में गया, सरफेस में जाने के बाद यहाँ पर जमा सरफेस में, पहले इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैग्मा एक बार फटा और शांत हो गया, नहीं होता ना, कुछ समय के बाद भी फटता है। तो इसी के कारण सेडिमेंट्री रॉक बनता है। एक बार लगातार अगर बन जाए तो ना हार्ड सरफेस में बनता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का प्रॉपर्टी होता है बहुत हार्ड होता है वो, है ना। तो उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से ये हमारा मैग्मा फट रहा है और फिर जाके यहाँ पर इसके ऊपर, पहले से एक पत्थर हमारा बन चुका था इग्नियस रॉक, फिर उसके ऊपर जाके बैठ गया, फिर एक परत बैठाया। तो इस तरह से हमारा सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन होता है। अब ये जो रॉक पहले था हमारे इग्नियस रॉक, दूसरा बार फटने से पहले उस समय बहुत दिन हो गया, उसमें कुछ फॉसिल्स आ गए, कोई जीव जंतु मर गए आके, पहले के ज़माने में, ये बहुत पहले बना है, ये हम लोग के समय तो नहीं बना है। जब बड़े बड़े जानवर थे उस समय होता था, बहुत ज़्यादा लावा फटता था, बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, जब पृथ्वी का जन्म होता था फिर ख़त्म होता था, उस समय की बात हो रही है, सब लाखों करोड़ों साल पर। तो जीव जंतु मरे, फिर इसमें अगर कुछ लेयर्स अगर बैठता है मैग्मा का, तो क्या जीव जंतु का फॉसिल्स वहाँ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो फिर उसमें बैठा, फिर किसी साल के बाद और बैठा, तो इस तरह से लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन जब होता है ना, तो वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है, ठीक है। उसी को मैंने डिफाइन करके लिखा है, दिस रॉक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, यानी जो पहले से रॉक है उसी के ऊपर फिर से जाके लेयर चढ़ाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। यानी इरोजन से भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता है, फिर से ट्रांसपोर्ट हुआ वहाँ एंड डिपोजिशन हुआ, फिर से वहाँ उसी पे डिपोजिट हो गया बाय वेंस नेचुरल एजेंट, वेरियस है ये, वेस लिखा हुआ, वेरियस नेचुरल एजेंट्स लाइक वाइंड, वाटर, ग्लेशियर, यानी पानी के थ्रू भी जा सकता है, हवा के थ्रू जा सकता है, और ग्लेशियर के थ्रू जा सकता है, या मैग्मा फिर से वापस वहाँ जाकर, इस तरह के ये जियोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं हेल्प करते हैं सेडिमेंट्री रॉक बनने में। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आप जानते हैं, समझ गए होंगे सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्मेशन होता है। These are formed by the alteration of pre-existing rocks by the action of the temperature, pressure added by subterranean fluids। चलिए, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक के बाद मेटामॉर्फिक बनता है। कैसे बनता है? अब इसमें लेयर बाय लेयर चढ़ रहा है, ठीक है।
लेयर बाय लेयर इतना ज़्यादा लेयर चढ़ जाता है तो क्या होता है, उसमें प्रेशर डेवलप्ड होता है और हीट डेवलप्ड होता है। प्रेशर डेवलप्ड होता है तो अगर 10 लेयर है, एक अगर मान लेते कोई आदमी है, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेटा हुआ है, तो नीचे वाला में प्रेशर बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इससे बनेगा, इससे कंपेक्शन बढ़ जाएगा, एकदम सट जाएगा आराम से 10 आदमी। तो उसी तरह इसमें भी होता है, मेटामॉर्फिक में आपस में सट जाता है और एक बड़ा कंपेक्शन बनाता है ना, बड़ा कंपेक्शन बनाता है। उसके बाद उसमें लेयर्स बहुत कम हो जाते हैं, गैप नहीं रहते, लेयर्स तो रहते नहीं, बहुत कम रहते हैं और बहुत हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक भी बनता है। ठीक है, तो मैग्मा हमारा सबसे मेन मुद्दा है। मैग्मा है तो सारे रॉक है, नहीं है तो नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक के कुछ फीचर्स है जिसको देख के हम लोग पहचान सकते हैं। जनरली वो हार्ड होता है। फॉसिल्स आर रेयरली प्रिजर्व इन रॉक्स, यानी फॉसिल्स उसके अंदर रहते हैं। लेयर बाय लेयर चढ़ता है, बहुत दिन के बाद चढ़ता है, लगातार नहीं चढ़ता है। लगातार चढ़ते जाएगा तो इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक तीनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको देखना पड़ेगा कितना लेयर चढ़ा। तो मेटामॉर्फिक है हमारा, कुछ समय के बाद कुछ जीव जंतु उसमें मरे तो फॉसिल्स पाए जाएंगे उसमें, और उसमें लेयर्स भी पाए जाते हैं, छोटा छोटा लेयर्स पाए जाएंगे। और सेडिमेंट्री में सबसे ज़्यादा लेयर पाया जाएगा क्योंकि उसका नाम ही है लेयर रॉक। और इग्नियस रॉक की बात की जाए तो उसका कुछ फीचर्स है। जनरली हार्ड एंड मैसिव रहता है, इंटायर एब्सेंस ऑफ फॉसिल्स, उसमें फॉसिल्स नहीं रहता, लगातार उसमें होता है। एब्सेंस ऑफ बेडिंग प्लेन, उसमें बेडिंग प्लेन नहीं रहता, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा कोई बेडिंग प्लेन नहीं रहता, उसी को बोलते हैं बेडिंग प्लेन। अब सेडिमेंट्री रॉक का भी कुछ फीचर्स जान लेते हैं। जनरली सॉफ्ट होता है क्योंकि लेयर बाय लेयर है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड हमारा क्या हो गया, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और ये कि लेयर बाय लेयर कुछ भी सामान रहता है तो वीक रहता है वो, है ना। उसमें लेयर है, क्रैक डेवलप्ड है, अलग अलग लेयर है, कंपेक्शन अच्छा से नहीं है, तो जनरली वो सॉफ्ट रहता है, लेयर फॉर्मेशन रहता है, लेयर बाय लेयर होता है। उसमें फॉसिल्स पाए जा सकते हैं क्योंकि कुछ समय के बाद हुआ है। क्रॉस बेडिंग होता है, एक के ऊपर एक बेडिंग होता है, ऐसे करके अलग अलग बेड होते हैं। तो अब रॉक साइकिल की बात की जाए तो रॉक साइकिल इसी सब से बना हुआ है। रॉक साइकिल जो होता है ना, उसको अच्छे से समझा देता हूँ। और रॉक साइकिल जो है ना, सबसे पहले आपके पास मैग्मा रहता है, यानी कि लावा है धरती के अंदर, वो फटने के बाद सरफेस में अगर जाके डिस्चार्ज होता है तो इग्नियस रॉक बना। फिर कुछ समय के बाद लगातार इसी कुछ समय का उसी इग्नियस रॉक के ऊपर फिर से लेयर चढ़ा, फिर इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक हो जाता है। और इसी तरह लगातार लेयर चढ़ते 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 इतना ज़्यादा प्रेशर डेवलप्ड हो जाता है उसके बीच में कि वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। उसके बाद फिर से वो मैग्मा बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होते 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 उसके अंदर हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होने के बाद क्या होगा, वो पिघलेगा, वो फिर से पिघल जाता है और मैग्मा का रूप ले लेता है, इसलिए इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। यानी कि ये जो सिलसिला चलते रहता है, मैग्मा से इग्नियस बना, इग्नियस से सेडिमेंट्री बना, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बना, मेटामॉर्फिक से मैग्मा, फिर मैग्मा से इग्नियस बनेगा, फिर सेडिमेंट्री, फिर, यानी ये साइकिल चलते रहता है, इसलिए इसको रॉक साइकिल बोलते हैं। आपको अगर रॉक साइकिल अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो अब ये बहुत छोटा से मैं बता दिया हूँ, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि हमें इतना अभी नहीं जानना है। हम लोग माइनिंग से रिलेटेड वीडियो है और माइनिंग से अदर ओवरमेन के लिए पढ़ रहे हैं, तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि कैसे रॉक साइकिल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इतना मैं बता दिया हूँ, इतना ही काफ़ी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, यानी पार्ट 2 में बताऊंगा क्या क्या स्ट्रक्चर है हमारे अर्थ का और हमारा मिनरल कहाँ पाया जाता है। चलिए मिनरल्स के बारे में जानते हैं। मिनरल्स भी दिया हुआ था बुक में। ये mineral is a naturally occurring homogeneous substance which has a more or less definite chemical composition and definite atomic structure। तो मिनरल जो है नेचुरली बना हुआ रहता है, होमोजीनियस सब्सटेंसेस है, यानी कि मिनरल जो हम लोग नहीं बना है, ये प्रकृति ने दिया है और जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने बेनिफिशियल के लिए, उसको निकाल के हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होते हैं और डिफिनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर भी होते हैं काफ़ी।
दी मिनरल में बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। तो मिनरल को भी दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, दूसरा है ओर फॉर्मिंग मिनरल्स। तो पहले जानते हैं रॉक फॉर्मिंग, विच आर फाउंड इन अबुंडेंस इन द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ क्रस्ट में पाया गया रॉक्स रॉक फॉर्मिंग मिनरल कहलाता है। और फॉर्मिंग मिनरल विच आर इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका हमें इकोनॉमिक वैल्यू है। इसमें जो तुम्हारा जितना भी मिनरल है सब आ जाएंगे, चाहे माइनिंग के पर्पज से आपका वैल्यूएबल हो या ना हो, फर्स्ट में वो सारे आ जाएंगे। और फॉर्मिंग मिनरल्स का मतलब है इकोनॉमिक वैल्यू होना चाहिए, यानी हम जितना निकालें उससे ज़्यादा हमें उसकी कीमत मिलनी चाहिए। एंड विच डू नॉट अकर इन अबुडेंस इन रॉक्स। समझ गए दोनों में डिफरेंट क्या है। अब जो मिनरल्स होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो इस प्रकार है। हर एक मिनरल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी जो कलर, उसका कलर रहेगा। डायमंड ब्लैक होता है, आप देखेंगे ग्रेफाइट काला होता है। इसी तरह इंसान का भी कलर होता है, गोरा काला गेहुआ। इस तरह मिनरल का भी आपका अपना कलर है। आप कलर से भी अगर जानते होंगे इस मिनरल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो आप कलर से देख के भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये यही मिनरल है। ठीक है। दूसरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। मोस्ट ऑफ फॉर्मिंग मिनरल्स हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2 and 4। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर एक मिनरल किसी का भी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, तो मिनरल का भी है। तो जनरली जो ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल का ग्रेविटी 2 और 4 है ना। लस्टर है तीसरा पॉइंट, यानी चमक। हर एक मिनरल का अपना चमक होता है, हर एक चीज़ का चमक होता है, मिनरल का भी चमक है। एक है स्ट्रिक। स्ट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप उसको कहीं घिसेंगे ना तो वहाँ पर दाग छोड़ेगा। जैसे कि ग्रेफाइट, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं वो भी मिनरल है। हम लोग जो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं कुछ भी पेपर में तो काला कलर का रंग छोड़ता है, तो उसी को स्ट्रिक बोलते हैं। जो मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का स्ट्रिक होते हैं, लीव ए कलर मार्क नॉन एज स्ट्रिक। एग्जाम्पल दिया था, ग्रेफाइट गिव्स ए ब्लैक स्ट्रिक, हेमेटाइट लीव्स ए चेरी रेड स्ट्रिक, है ना। हेमेटाइट किसका और है, आयरन का, तो और रेड स्ट्रिक देता है, चेरी रेड। नेक्स्ट चलते हैं, उसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस। नेक्स्ट है उसका अपना हार्डनेस होता है। मोह स्केल ऑफ हार्डनेस देखे होंगे, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, आगे है उसको मैं डिस्कस करता हूँ और बता दूंगा क्या क्या है, मोह ऑफ हार्डनेस क्या है। अगला है फ्रैक्चर। मिनरल विच डो नॉट क्लीवेज ब्रेक विथ ए रेगुलेशन। जिस मिनरल का क्लीवेज नहीं होता है उसमें फ्रैक्चर होता है, यानी एक जैसा शेप में नहीं टूटेगा। उसको तोड़िएगा कुछ अलग शेप आएगा, कुछ अलग शेप आएगा। जिसमें क्लीवेज रहता है एक जैसा टूटता है। तो नेक्स्ट फ्रैक्चर समझ गए होंगे। दूसरा क्लीवेज। क्लीवेज जो है एक जैसा लेयर में टूटता है। अगर क्यूबिक में टूट रहा है तो क्यूबिक में टूट रहा है, ऑक्टाहेड्रल में टूट रहा है तो ऑक्टाहेड्रल, कोई और भी हो सकता है, यानी एक जैसा लेयर में वो टूटेगा। उसको अगर हैमरिंग करके तोड़ेंगे तो, जैसे डायमंड का देखे होंगे एक लेयर में टूटता है डायमंड। क्रिस्टलाइन। और नेक्स्ट है ऑडियोर। ऑडियोर का मतलब होता है, क्रिस्टलाइन मतलब होता है कि आपके क्रिस्टल का रूप लेता है, उसका एक अलग ही देखने में खूबसूरती बढ़ता है। तो हर एक मिनरल्स का अलग अलग है। आप लोग देखे हो कितने स्टोन खूबसूरत लगते हैं, कितने सारे स्टोन है जिसको लेडीज का ज्वेलर में यूज करके बनाया जाता है, कितना खूबसूरत लगता है उसका ज्वेलर, तो क्रिस्टलाइन रहता है। नेक्स्ट है ऑडियोर, यानी कि गंध। हो सकता है कुछ कुछ मिनरल्स का गंध होता है। तो ये सब सारे जो थे आपके पहचानने के लिए काफ़ी है कोई भी मिनरल के लिए, बस उसके बारे में डाटा पता होना चाहिए कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो वो सब हम लोग को भी नहीं पढ़ना कि इतने सारे मिनरल्स का प्रॉपर्टी पढ़िएगा, तो हम लोग को जूलॉजी नहीं पढ़ना उतना, और बुक में इतना ही दिया था, ये सब दिया हुआ था। तो इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब मोह स्केल ऑफ हार्डनेस पढ़ लेते हैं। तो ये जो स्केल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है। ये क्या बताता है कि टॉप 10 हमारा दिया हुआ वो सब जो है उसका हार्डनेस क्या है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोह स्केल को हार्डनेस का पहला हार्डनेस 1 है, जिसको बोलते हैं टाल्क। टाल्क बोलते हैं इसको। फिंगर से इजीली स्क्रैच किया जा सकता है, यानी फिंगर से नाखून जो है ना उससे स्क्रैच कीजिएगा ना तो स्क्रैच हो जाएगा। और जिप्सम, ये दोनों स्क्रैच हो सकता है फिंगर नेल से। ठीक है, इसका हार्डनेस 1 है, जिप्सम्स का 2 है। और तीसरा कैल्साइट, चौथा फ्लोराइड, पांचवा एपाटाइट। ये तीनों को जो है ना
हम लोग स्क्रैच कर सकते हैं चाकू से। ये सब नाखून से स्क्रैच नहीं होंगे ये तीनों, इसको इसके लिए चाकू स्क्रैच करना है तो चाकू की जरूरत पड़ती है। छठा है ऑर्थोक्लेस क्वार्ट्ज, ये दोनों एक है। तो इसको जो है ना अगर चाकू से स्केच मारिएगा ना बहुत कम आएगा, 3-4 बार मारना पड़ेगा, यानी कि हार्डनेस बढ़ता जाएगा। जिस तरह से हार्डनेस बढ़ता जाएगा उस तरह से आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते हैं। छठा सातवां से हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये बहुत कम था इसलिए नेल से हो रहा है, ये चाकू से हो रहा था। अब ये इजीली नहीं होगा, 3-4 कीजिएगा तब स्क्रैच होगा, इसलिए लिखा हुआ शेली स्क्रैचेज बाय ए नाइफ, यानी बहुत कम स्क्रैच आएगा। 8 और 9 10 तीनों का टोपाज, कोरंडम और डायमंड, यानी नो स्केल ऑफ हार्डनेस में 10 ही डाटा है। तो नोट स्क्रैचेस बाय ए नाइफ, ये सब इतना ज़्यादा हार्ड है, 8 9 10 हार्डनेस इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10। तो इस सब को हम लोग स्क्रैच नहीं कर सकते हैं चाकू से भी, चाकू में इतना धार होता है फिर भी हम लोग नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पार्ट 2 में होगा, मेटालिक मिनरल पढ़ेंगे, अनकन्फर्मिटी पढ़ेंगे, डाइक, सील, फॉल्ट, ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये 4-5 टॉपिक को लेके कवर करवाएंगे और कुछ और देखेंगे बुक में, अगर कुछ और छूटता है रिवाइज करके चैप्टर 1 में देखेंगे तो उसको मैं भी डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए, और जो चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।